Hello students, welcome back to chemistry classes. क्लास 11th प्लस नीट प्लस जेई के सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार आप सभी बच्चों का एक बार फिर से वेलकम करता हूं। बच्चों आज हमारा चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 7 है। ओके, आपको याद होगा कि जो हम लोगों ने आपको लास्ट लेक्चर प्रोवाइड किया था लेक्चर नंबर 6, उसके अंदर हमने एक न्यू टॉपिक शुरू किया था, टॉपिक 3, और टॉपिक का नाम था सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के मेथड्स हम लोगों ने स्टार्ट किए थे, शुरू किए थे। सॉल्यूशन की डेफिनेशन तो हमने बता दी थी आपको, लेकिन जो डिफरेंट टाइप की जो कंसंट्रेशन की यूनिट्स होती है वो हम लोग आप लोग के सामने डिस्कस नहीं कर पाए थे, जो कि हमें आज के लेक्चर में स्टार्ट करना है। ओके, तो शायद मैंने आप लोग के सामने लगभग 4 से लेके 5 हेडिंग डलवाई थी, जो आज हमें 1 बाय 1 विद डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स और विद फॉर्मूली एक्सप्लेन करनी है। तो चलिए स्टूडेंट, बिना देरी करते हुए हम लोग करते हैं लेक्चर की शुरुआत। सबसे पहली हेडिंग जो आपको लिखनी है, जो हमने आपको लिखवाई थी यहाँ पर, वो है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज। देखिए, मास परसेंटेज हम लोग किसे बोलते हैं? कोई ना कोई यूनिट है, कोई ना कोई फॉर्मूला है, तो उसका एक सिंबल बनता है। तो उस सिंबल के अकॉर्डिंग हम लोग इसे लिखते हैं। किस चीज़ से डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय W/W परसेंटेज। इस सिंबल से हम लोग मास परसेंटेज को नोट करते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसके रिगार्डिंग? अकॉर्डिंग टू दिस मास परसेंटेज ऑफ any component in a mixture जो मिक्सचर होता है, जो सॉल्यूशन होता है, अगर उस मिक्सचर में किसी भी एक कंपोनेंट की, सोल्यूट की या सॉल्वेंट की, अगर हमें फाइंड आउट करनी हो मास परसेंटेज, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अकॉर्डिंग टू दिस mass percentage of any component in a mixture is equal to mass of the component divided by total mass and multiplied by 100। ये एक तरह से डेफिनेशन भी कह सकते हैं और एक तरह से हम लोग इसे फॉर्मूला भी कह सकते हैं कि मास परसेंटेज ऑफ एनी कंपोनेंट इन ए मिक्सचर इज इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट, उस कंपोनेंट का मास, जिस किसी का निकालना हो मास परसेंटेज, उसके मास को टोटल मास से। टोटल कितना होता है? जितने कंपोनेंट है, अगर 2 कंपोनेंट है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो उन दोनों के मास का सम।
तो जिसका निकालना होता है मास परसेंटेज, उसके मास को डिवाइड करना है टोटल मास से और साथ साथ 100 से उसे मल्टीप्लाई भी करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर दो कंपोनेंट ले लूँ, एक तो कंपोनेंट 1 ओके, जिसका मास हमने किया कंसिडर W1, और एक है यहाँ पर कंपोनेंट 2 जिसका हमने मास कंसिडर किया W2। ठीक है, ये हमें यहाँ पर दो कंपोनेंट दिए हैं। हो सकता है ये सोल्यूट हो, ये सोल्वेंट हो, या फिर ये सोल्वेंट ये सोल्यूट, इनमें से कोई कुछ भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जो डेफिनेशन हमें गिवन है, तो अगर हमें निकालना है मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट 1, क्या हो जाएगा, इक्वल टू W1 अपॉन W1 प्लस W2 इंटू 100। ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसे ही मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट सेकंड इज इक्वल टू W2 अपॉन W1 प्लस W2 इंटू 100। सिंपल सी बात है, जिस किसी कंपोनेंट का भी फाइंड आउट करना होता है मास परसेंटेज, उसके मास को टोटल मास से डिवाइड करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये पूरा टॉपिक आप लोग समझ गए होंगे। एक नोट पॉइंट मैं आपको और लिखवाना चाह रहा हूँ यहाँ पर, कंसंट्रेशन, अमाउंट, परसेंटेज, ये सारी एक ही चीज़ें हैं। ये जो मास परसेंटेज वाला पैरामीटर है, ये जो मेथड है कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने का, इसे इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो एक नोट पॉइंट है, इसे लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। दिस मेथड ऑफ कंसंट्रेशन is used for industrial purpose। तो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हम लोग इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री में कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज़ अगर बल्क क्वांटिटी में होती है प्रोड्यूस, तो वहाँ पर हम लोग इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि सीमेंट बनता है ना, तो वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो अभी सभी स्टूडेंट वीडियो स्टॉप करके इस पूरे पोर्शन को पहले नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आप लोगों के सामने इसका एक न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहा हूँ स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा वीडियो स्टॉप करके। तो अब मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है न्यूमेरिकल का, उसे डिस्कस कर देता हूँ और फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके, तो क्वेश्चन ये है, वी हैव टू सब्सटेंस ए एंड बी। हमारे पास ए और बी
ये दो सब्सटेंस है बच्चों, ए एंड बी। इफ 40 ग्राम ऑफ ए एंड 20 ग्राम ऑफ बी आर मिक्स्ड to form a solution. To form a solution, find out mass percentage of each, हर एक का आपको यहां पर फाइंड आउट करना है मास परसेंटेज। ठीक है, उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग इसका? ए का मास हमारे पास कितना है? डब्ल्यू ए इज इक्वल टू 40 ग्राम। ऐसे ही बी का अगर हमें पता हो मास, डब्ल्यू बी इज इक्वल टू 20 ग्राम, ये गिवन है आप लोग। ओके, दोनों को आपको मास परसेंटेज गिवन है, तो हम लोग कह सकते हैं सो मास परसेंटेज ऑफ ए, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। ठीक है, उम्मीद है आप लोग ये बात समझ गए होंगे। ठीक है, ऐसे डिवाइड करना है। तो वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे, डब्ल्यू ए 40 अपॉन 40 प्लस 20 60 और इंटू 100, इसे आप लोग सोल्व कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, कितना आएगा आंसर? ये आपका 4000 अपॉन 60, एक 0 से 0 कैंसिल हो गई। इसे आप लोग 200 अपॉन 3 भी लिख सकते हैं, और इसे आप लोग 66.66 इतने परसेंट भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर है। ओके, ऐसे ही आप लोग दूसरे वाले कंपोनेंट का निकाल सकते हैं परसेंटेज। तो ये हो जाएगा मास परसेंटेज ऑफ बी। तो बी का हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100, तो इज इक्वल टू 20 अपॉन 60 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 2000 अपॉन 60। ओके, इससे आप लोग इसे डिवाइड कर दीजिएगा, तो कितना आएगा? ये आएगा आपका 200 अपॉन 6, और जैसे ही आप लोग इसे करेंगे डिवाइड, तो 33.33। ठीक है, ऐसे एक सिंपल सा मेथड, एक सिंपल सा न्यूमेरिकल आता है इसके ऊपर, इससे ज़्यादा कोई न्यूमेरिकल इसके ऊपर नहीं आता। ठीक है, तो वीडियो स्टॉप करके आप लोग इस न्यूमेरिकल को नोट कर लीजिएगा। बाकी न्यूमेरिकल्स हम लोग पढ़ेंगे NCERT इंटेक्स में, एग्जाम्पल में, और आपका NCERT एक्सरसाइज में। और बाकी आपको शीट तो दी ही जाएगी। ठीक है, जो मैं आपको DPP सेंड करता हूँ वो तो दी ही जाएगी आपको। तो अभी आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर मैं आपके सामने एक नोट पॉइंट डिस्कस करूँगा स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, एक आप लोग के सामने बच्चों हम लोग नोट पॉइंट डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को। कभी कभी किसी न्यूमेरिकल में एक इस तरह का सेंटेंस दिया होता है, क्या सेंटेंस होता है? बोल दिया कि 10% वेट बाय वेट
ग्लूकोज सॉल्यूशन। 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, तो मीनिंग, इसका मीनिंग ये होता है कि ये सॉल्यूशन किसका है? ग्लूकोज का। जैसे हम लोग एक जनरल लैंग्वेज में बोल देते हैं कभी कभी, ग्लूकोज का सॉल्यूशन, शुगर का सॉल्यूशन, सॉल्ट का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की पहचान, सॉल्यूशन की आइडेंटिफिकेशन किसके नाम से होती है? सॉल्यूट के नाम से। तो जो उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट होगा उसी के नाम पर सॉल्यूशन का नाम दिया जाएगा। अभी ये सॉल्यूशन किसका है? अभी ये सॉल्यूशन किसका है? ग्लूकोज का। तो इसका मतलब मीनिंग ये हुआ, इसके अंदर जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट कौन है इसके अंदर? सॉल्यूट है इसके अंदर ग्लूकोज। ओके, ऐसे ही इसके अंदर सॉल्वेंट कौन है? का वैसे तो सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर किसी न्यूमेरिकल में सॉल्वेंट के बारे में ना बताया गया हो, ओके, ये मेंशन नहीं किया गया कि कौन सा सॉल्वेंट है, तो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है वाटर। हम लोग उसे मान लेंगे कि यहाँ पर वाटर सॉल्वेंट है। तो इस वाले सॉल्यूशन में वाटर सॉल्वेंट है। तो इसका मतलब अगर मैं सॉल्यूट के बारे में बात करूं, W1 इज इक्वल टू 10 ग्राम। 10% का मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज। ठीक है, और ग्लूकोज का मोलिकुलर मास M1 इज इक्वल टू, इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इसका फॉर्मूला क्या होता है ग्लूकोज का? इसका होता है C6H12O6। कितना आएगा जब सम करेंगे? कितना आएगा? 180। कैसे? आपको बता रखा है, यहाँ पर 6 कार्बन है, 6 × 12 कार्बन के लिए, 12 × 1 हाइड्रोजन के लिए, और 6 × 16 ऑक्सीजन के लिए 180 आएगा। ये तो आपको ऑलरेडी हमने समझा रखा है बात। तो ये तो सॉल्यूट है, और ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि अगर 10% की वजह से 10 ग्राम ग्लूकोज है, तो W2 इज इक्वल टू बाकी बचा हुआ क्या होगा? यहाँ पर 90 ग्राम सॉल्वेंट, और वाटर का मोलिकुलर मास कितना होता है? 18। ठीक है, मतलब मेरा कहने का ये है कि जब किसी न्यूमेरिकल में इस तरह की प्रॉब्लम आपको दे रखी हो, तो वहाँ से आप लोग ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी, आगे 12th क्लास में बोर्ड एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगी, और नीट में, जेई में कहीं ना कहीं इस तरह का केस आपको देखने को मिल सकता है। ओके स्टूडेंट, मेरी बात को समझ गए होंगे। मतलब हम कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं, इन जनरल X% मास बाय मास सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? X% मास बाय मास का मतलब ये होता है, अगर आप इसका मीनिंग निकालना चाहें तो इसका मीनिंग निकलता है कि इसके अंदर सॉल्यूट W1 इज इक्वल टू कितना है? X ग्राम सॉल्वेंट, क्योंकि बात परसेंटेज की हो रही है। W2 इज इक्वल टू 100 - X ग्राम। रही बात सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोलर मास की, मोलिकुलर मास की, वो तो हमें तब पता लगेगा जब हम उन्हें पहचानेंगे। जैसे यहाँ पर हमने पहचान लिया ग्लूकोज है, यहाँ हमने पहचान लिया वाटर है, ऐसे करके। उम्मीद है बच्चों ये टॉपिक जो मैंने आपको बताया, ये की पॉइंट आपकी समझ में आया होगा। ये नोट पॉइंट है, और जब जब मैं नोट पॉइंट की बात करूँगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। वो कहीं ना कहीं
न्यूमेरिकल पोर्शन में किसी ना किसी जगह पर, ठीक है, 11th वाले सेगमेंट में, नीट वाले सेगमेंट में, जेई वाले सेगमेंट में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा ज़रूर। ठीक है, तो वीडियो स्टॉप करके इसे नोट करिएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए बच्चों बढ़ते हैं हम लोग आगे। हमारा जो सेकंड मेथड है कंसंट्रेशन मेज़र करने का, उसका नाम है मोल फ्रैक्शन। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने सबके नाम नोट करा दिए थे जो हमें यहाँ पर आज पढ़ाने हैं आपको। तो हेडिंग आपको लिखना है यहाँ पर सेकंड नंबर मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, देखिए पहले समझिए बात को। हम लोग सब्सटेंस की जो क्वांटिटी है, अमाउंट है, वो दो फॉर्मेट में मेज़र करते हैं, एक परसेंटेज की टर्म में और एक फ्रैक्शन की टर्म में। फ्रैक्शन और परसेंटेज में क्या फ़र्क होता है? किसी भी चीज़ का अगर हम लोग निकालते हैं फ्रैक्शन या फिर हम लोग निकालते हैं परसेंटेज, फ्रैक्शन और परसेंटेज में एक सीधा सीधा सा डिफरेंस होता है। मान लिया हमारे पास में दो चीज़ें हैं, ये एक और ये दो, मतलब इन दोनों का जो टोटल है वो कितना है? 3 है। जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं फ्रैक्शन, तो मान लिया मैंने पहले वाले का फ्रैक्शन फाइंड आउट किया, तो कैसे फाइंड आउट करूँगा कि पहले वाले का मास या नंबर जो भी है अपॉन टोटल। ठीक, ऐसे ही मुझे जब दूसरे वाले का निकालना हो फ्रैक्शन, तो दूसरे वाले का मास या नंबर अपॉन टोटल। ये तो हुआ फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब इस पूरे मिक्सचर में 1/3 ए है, 2/3 बी है। अब जब सम करेंगे, हमेशा फ्रैक्शन का जो सम होता है, टोटल सम कितना आता है? 1 आता है। ओके, ऐसे ही परसेंटेज का सम कितना आएगा? 100 आएगा। अगर मैं इसे निकालना चाहूँ परसेंटेज में, तो क्या करूँगा? 1/3 इंटू 100, और यहाँ पर 2/3 इंटू 100। मतलब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई। ओके स्टूडेंट, फ्रैक्शन में हम लोग 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते, परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ये फ़र्क है फ्रैक्शन में। अब यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं बच्चों मोल फ्रैक्शन, मतलब मोल्स आपको समझाए थे। मोल क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को नापने का पैरामीटर है मोल्स। तो मोल का फ्रैक्शन निकालना है, मतलब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। पहली बात डिनोटेड बाई x, इसे हम लोग x एक सिंबल है उससे डिनोट करते हैं। कैसे निकालते हैं मोल फ्रैक्शन? किसी भी कंपोनेंट का निकालना हो जब मोल फ्रैक्शन, ये डेफिनेशन ही है, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन मिक्सचर, उस मिक्सचर के टोटल नंबर ऑफ मोल्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में दो कंपोनेंट हैं, फर्स्ट सेकंड, हो सकता है कहीं पर 3 हो, हमने तो 2 लिए। पहले वाले कंपोनेंट के मोल्स हुए N1, दूसरे वाले कंपोनेंट के मोल्स हुए N2। अच्छा एक बात और, अगर हमारे पास में मोल्स हैं, अगर मोल्स हैं हमारे पास तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मोल्स नहीं है तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं मोल्स फाइंड आउट करने के हमने आपको 3 तरीके बता रखे, ठीक है, वो आपको पता है।
तो इसीलिए मैंने कहा इस वाले कंपोनेंट का अगर मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन तो इसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा x1, और दूसरे वाले कंपोनेंट का अगर मुझे निकालना हो मोल फ्रैक्शन तो इसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा x2। तो ये बच्चों यहां पर हो जाएगा x1 इज इक्वल टू, तो हो जाएगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग n1 अपॉन n1 प्लस n2, ये तो है पहला फॉर्मूला, और x2 इज इक्वल टू हो जाएगा n2 अपॉन n1 प्लस n2, ये है दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, x1 x2 हमने ऐसे फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास में इसके रिगार्डिंग दो नोट पॉइंट है मोल फ्रैक्शन के रिगार्डिंग। पहला, x1 की वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी और उसके साथ साथ x2 की वैल्यू भी हमेशा 1 से कम आएगी। मतलब किसी एक कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होता है उसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम ही आती है। ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, हमेशा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 आएगा। मतलब मेरे पास में चाहे 2 कंपोनेंट हो, 3 कंपोनेंट हो, 4 कंपोनेंट हो, सभी के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना आएगा? 1। चाहे 2 लाख हो, कितने भी कंपोनेंट हो सकते हैं, सबका सम इक्वल टू 1, और किसी एक की वैल्यू कितनी आएगी? 1 से कम, क्योंकि फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम ही आता है। ठीक है, तो ये मोल फ्रैक्शन x से नोट करते हैं, ये डेफिनेशन है। जिस किसी का निकालना होता है मोल फ्रैक्शन, उसके मोल को टोटल मोल से डिवाइड करते हैं। बस ये कि 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि ये फ्रैक्शन है। अगर होता ये परसेंटेज तो 100 से मल्टीप्लाई करते हम लोग। ठीक है, तो पहले वाले कंपोनेंट क्या हो गया? n1 मोल्स, दूसरे वाले के मोल्स n2, इसका मोल फ्रैक्शन x1, इसका x2, तो x1 इज इक्वल टू n1 अपॉन n1 प्लस n2, x2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 प्लस n2। ये आपके सामने है। वीडियो स्टॉप करिए और नोट करिए। तो स्टूडेंट, उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, और अच्छे से आपको समझ में आया होगा लेक्चर ये आपका। ठीक है, तो आज मैंने आप लोगों के सामने 2 डेफिनेशन कराई हैं मोल कंसंट्रेशन को डिफाइन करने की। एक मास परसेंटेज, उसका न्यूमेरिकल कराया, नोट पॉइंट कराया, और ये आपका मोल फ्रैक्शन, कैसे हम लोग मोल फ्रैक्शन को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद है लेक्चर आपने अच्छे से देखा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपनी बात को यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, और जो मोल फ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड कुछ 1-2 न्यूमेरिकल्स हैं वो डिस्कस करेंगे, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।